जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2 सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी स्टैटिक जीके में वो होगी पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश को। साथियों, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब थी, जिसमें आप चाहे कृषि ले लो, शिक्षा ले लो, औद्योगिक क्षेत्र ले लो, लघु उद्योग ले लो, इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। इन सभी की स्थितियों को सुधारने के लिए देश में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया जिसके आधार पर 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। आइए साथियों शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। साथियों, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। इसमें यह तय हुआ कि भारत में 5 वर्ष के लिए एक जो प्लानिंग है, एक जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसकी शुरुआत की जाएगी। तो साथियों, 15 मार्च 1950 उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के जो अध्यक्ष से, जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो पदहीन प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय जो वहाँ के जो उस समय अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास के बारे में। अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण के नियोजन और विचारों को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। 1940 और 1950 में के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। बात करें 1944 में भी जो प्लान था, एक रोलिंग प्लान था, उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। वर्ष 1944 में सबसे पहले बॉम्बे प्लान चलाया गया पंचवर्षीय योजनाओं से पहले। बात करें भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। उस समय भारत को जब आजाद हो गया तब भारत को एक योजनाओं की आवश्यकता पड़ी। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। साथियों, हम बात करें सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं किस देश में लागू की गई, तो वो की गई थी आपके सोवियत संघ में। कहां की गई थी? सोवियत संघ में। कहां की गई थी? सोवियत संघ में। सोवियत संघ में वर्ष 1928 में सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी वो सोवियत संघ में शुरुआत की गई। बात करते हैं और जो स्टार्ट की थी उनका नाम क्या था? जोसेफ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की हैं उनका श्रेय किसे जाता है, जन्मदाता कौन है? तो जोसेफ स्टालिन इनके जन्मदाता हैं। बात करें भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष की रोलिंग जो प्लान है, 5 वर्ष का जो प्लान है उसकी शुरुआत की। साथियों, बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा। जो पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार की बात करें, भारत सरकार ने अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करते जिसमें
अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजनाएं होती हैं, उसकी आमदनी और खर्च की योजनाएं होती हैं। बात करें केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया, गैर योजनाएं बजट और योजनाएं बजट। साथियों, ये सब बातें जब भारत आजाद हो गया उस समय जो कैबिनेट की जो बैठक चल रही है उसमें ये सारी बातें हो रही हैं कि गैर योजनाएं बजट और योजनाएं बजट। बात करते हैं गैर योजनाएं बजट क्या थी। इसमें सालाना दैनिक मदों पर खर्चा किया जाता है और योजना सरकार को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर खर्च किया गया जाता है। बात करें वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजना को तैयार करने व कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य कौन करता है? वो करता है योजना आयोग नामक संस्था द्वारा करता है, जिसका गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। बात करते हैं वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और इसकी प्लानिंग भी चेंज कर दी गई। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग में 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसमें जो है वो है 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय माध्यम अवधि रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। साथियों, बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की तो उसमें 5 वर्ष का एक रोलिंग प्लान होता है, लेकिन नीति आयोग में 3 अलग अलग जो प्लान है वो 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा होता है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। हम बात करते हैं साथियों, हमारे देश में अब तक जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। बात करते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल है वो रहा है 1951 से लेकर 1956 तक। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए, किस मॉडल पर ये आधारित थे, वर्तमान में उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इन्हीं सभी बातों पर आइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी जो प्रारंभ हुई है साथियों वो हुई है 1951 से वर्ष 1956 तक। ये थी हमारी फर्स्ट। बात करते हैं इसमें योजनाओं में, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। आर्थिक विकास, भारत का जो आर्थिक विकास था वो बहुत ही कमजोर लड़खड़ा गया था, तो सबसे पहले इस पंचवर्षीय योजना में उस पर जोर दिया गया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। तो उस समय के जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। इस युवा अर्थशास्त्री के एन राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। तो ये वो महान हस्ती है जिन्होंने के एन राज एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत को ये एक तर्क दिया कि भारत को आगामी 10 वर्षों तक धीरे धीरे विकास करना चाहिए। बात करें इससे इनके मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर विकास दिया गया, ध्यान किया गया, और जिसमें बांधों और सिंचाई के जो क्षेत्र है उन सभी को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए भागड़ा नागला बांध के लिए भारी आवंटन किया गया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा कि भारत में भागड़ा नागला जो बांध है वो किस पंचवर्षीय योजना में उसका निर्माण हुआ। तो साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भागड़ा नागला बांध का निर्माण हुआ। बात करते हैं ये जो मॉडल है प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है वो हेरोडे डोमर मॉडल पर, यह
हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। पर आधारित बात करें 1956 के अंत तक, जैसे ये पंचवर्षीय योजनाएं खत्म होने वाली थी, तो पांच भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए। तो उस समय लास्ट में जब 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैं वो स्थापित किए गए थे। इस योजना की लक्षित जो वृद्धि दर थी, जो इसका लक्ष्य रखा गया कि 5 वर्षों में हमारा जो लक्ष्य है वृद्धि करने का, वो था साथियों 21%, लेकिन ये 3.5%, 3.6% पहुंच गई। साथियों, जो अनुमान था उससे भी कहीं अधिक इसमें वृद्धि देखी गई, इस योजना में वृद्धि देखी गई। तो आपको इसके सभी पॉइंट्स को देखना होगा साथियों। मोस्टली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं भांगड़ा नागला बांध की जो है निर्माण है वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ, और इसका जो लक्ष्य था वो था 2.1%, जबकि विकास की जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 3.6%। बात करते हैं हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो साथियों, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो कार्यकाल है वो रहा है वर्ष 1956 से वर्ष 1961 तक। वर्ष 1961 तक अगर बात करें हम इसके मॉडल की, तो ये इसका मॉडल है महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित है। और बात करें साथियों वर्ष 1956 से, जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, उसके बाद वर्ष 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं आई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर मतलब उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए इस पर जोर रहा हूं। इसकी रूपरेखा जो तैयार की गई है, ये जो इसका मॉडल जो तैयार किया है वो है पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। बात करें, इन्हें तात्विक संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर भी दिया। इन्होंने तात्विक संरचनात्मक परिवर्तन पर भी जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क पर अधिरोपित किया। बात करें लक्षित वृद्धि जो थी इसकी 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास की अपेक्षा यह जो है बढ़कर 4.7% रही। 4.7% रही। अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है साथियों वो ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो वर्ष है वो है 1961 से लेकर 1966 तक। बात करते हैं कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार और ध्यान केंद्रित किया गया। इसका जो पहला काम था वो था कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, क्योंकि कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। बात करें राज्यों को विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। शिक्षा पर तो जोर दिया ही गया, साथ ही साथ शिक्षा पर भी इस योजना में जोर दिया गया। जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की। साथियों, जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जो देश होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत का जो रूपरेखा है वो इसी पंचवर्षीय योजना से शुरुआत हुई है। लक्षित वृद्धि जो थी इसकी सर वो थी 5.6%, जबकि विकास दर केवल इसमें 2.4% हुआ। इन्होंने तीसरी योजनाओं की विफलता का संकेत दिया। साथियों, ये योजना पूरी तरह असफल रही। आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि पूरी तरह असफल रहने वाली योजना कौन थी, वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका जो विकास लक्ष्य था वो था 2.4%।
2.4 इसका जो विकास लक्ष्य था वो था 5.6%, लेकिन मात्र ये इसमें जो ये सिर्फ और सिर्फ 2.4% तक ही सिमट कर रह गई। इन्होंने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार ने फिर क्या करा साथियों, सरकार ने फिर 2 साल का योजना अवकाश, या सरकार ने फिर 3 साल के लिए योजना सरकार ने फिर 3 साल के लिए योजना अवकाश घोषित किया। जैसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही तो सरकार ने 1966 के बाद जो है 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश की घोषणा की। इसमें प्रत्येक एक साल के लिए योजनाएं बनाई गई। पहली जो थी वर्ष 1966 से 1967 तक, और दूसरी जो थी वो 1967 से 1968 तक। बात करें इसमें जो तीसरी थी वो वर्ष 1968 से वर्ष 1969 तक 3 नई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। साथियों, बात करते हैं भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध की योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने का मुख्य कारण यह था कि 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ है इसी में, और बात करते हैं 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो ये भी 2 बहुत ही अहम कारण रहे तीसरी पंचवर्षीय योजना को विफलता के। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो जो है योजना अवकाश तो साथियों हो गया। योजना अवकाश जो है वो था वर्ष 1966 से 1969 तक, ये 3 वर्ष का योजना अवकाश। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये थी वर्ष 1969 से 5 वर्ष के लिए फिर से चलाई गई, और वर्ष 1969 से वर्ष 1974 तक, वर्ष 1969 से वर्ष 1974 तक। और गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित। ये गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। बात करते हैं सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो वो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सूखा क्षेत्र थे उनके लिए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस योजना का जो लक्ष्य था वो था 5.6%, जबकि वास्तविक विकास जो दर थी वो 3.6% थी। इसका जो लक्ष्य था वो साथियों वो था 5.6%, जबकि इसमें जो सिर्फ जो इन्होंने ग्रोथ की थी वो मात्र 3.6% की थी। बात करते हैं इनसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। साथियों, जो योजना अवकाश जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो जो पूरी तरह विफल हो गई थी, उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश का जो प्लान था उन सभी से सीख लेते हुए इस चौथी पंचवर्षीय योजना में सुधार करने की कोशिश की गई। बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। तो साथियों, ये हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। ये मात्र 4 वर्ष चली। 4 वर्ष, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष चली। इन्होंने जो है वर्ष 1974 से वर्ष 1978 तक, वर्ष 1974 से वर्ष 1978 तक ये योजना चली। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा
कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में। बात करते हैं 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई इस योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम, इसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। साथियों, इसका जो विकास लक्ष्य था वो था 4.4%, लेकिन इन्होंने जो विकास, वास्तविक विकास जो दर हुई है वो हुई थी 4.8%। बात करें 1978 में नवनिर्वाचित सरकार जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। सरकार ने इस योजनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने इस योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ये योजनाएं पूरी तरह विफल रही है। तो मोरारजी देसाई जी ने फिर से 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान की शुरुआत की। योजना अवकाश हुआ था साथियों 3 वर्ष का, और इस बार जो है वो 2 वर्ष का। मोरारजी देसाई ने वर्ष 1978 से 1980 तक 2 वर्ष का रोलिंग प्लान। उन्होंने ये कहा कि 5 वर्ष का प्लान बहुत बड़ा है, उसको कम करके मोरारजी देसाई सरकार ने इसे घटाकर 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान जो शुरुआत की। बात करते हैं रोलिंग प्लान की, तो यह वर्ष 1978 से वर्ष 1980 तक चला। यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज कर दिया। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसे खारिज कर दिया इंदिरा गांधी की को, और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। फिर वर्ष 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। उन्होंने जो मोरारजी देसाई जी ने ये प्लान तैयार किया था उनको फिर से खारिज कर दिया। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य एक ऐसी योजना से था जिसमें योजनाओं की प्रतिभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप में किया जाएगा और इसके मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष के लिए नई योजना बनाई जाएंगी। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाएगा। साथियों, ये मोरारजी देसाई जी ने ये जो प्लान तैयार किया गया था, ये 1 वर्ष का जो रोलिंग प्लान था, उन्होंने ये सोचकर तैयार किया गया कि प्रत्येक वर्ष हम 1 साल के लिए योजना बनाएंगे। जैसे ही वो योजना पूरी होती है, उस योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए अगले साल के लिए हम फिर से 1 वर्ष की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन वर्ष 1980 में जैसे ही इंदिरा गांधी कांग्रेस की दोबारा सरकार आई, उन्होंने इस रोलिंग प्लान को पूरी तरह खारिज कर दिया। फिर से वर्ष 1980 में पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए चलाई गई, जो थी हमारी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना थी वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1985 तक। वर्ष 1980 से वर्ष 1985 तक 5 वर्ष का ये एक्शन फिर से एक बार फिर वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने ये शुरुआत की। बात करें इन्होंने इसमें क्या लक्ष्य रखा, इन्होंने मूल्य निर्धारणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। आर्थिक उदारीकरण की जो इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने नेहरूवादी समाजवादी को अंत के रूप में भी देखा गया। मतलब नेहरूवादी जो नीति थी उनका इसमें बहिष्कार हुआ। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की इसमें शुरुआत की गई। परिवार नियोजन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है साथियों। परिवार नियोजन की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन, बात करें शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई। साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास बैंक नाबार्ड बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में देखी गई। शिवरमन समिति
शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना। इसका जो लक्ष्य था साथियों वो था 5.2%, और जबकि वास्तविक विकास दर थी जो थी वो थी 5.7%। तो इसका जो लक्ष्य था कि इस 5 वर्ष की योजना में हमें ये लक्ष्य हासिल करना है, लेकिन इसकी जो विकास दर थी वो थी साथियों 5.7%, 5.7%, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल रही। मोरारजी देसाई की 2 वर्ष की रोलिंग प्लान के बाद इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस सरकार ने फिर से 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980 से 1985 तक शुरू की, और इसका जो लक्ष्य था 5.2% था, लेकिन इसकी जो विकास दर थी, जो इसकी गति थी वो 5.7% रही। इसके साथ ही ये जो पंचवर्षीय योजनाएं छठी पूरी तरह सफल रही। इस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई और परिवार नियोजन पर भी जोर दिया गया। आइए अब हम जो 7वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985 से 1990, वर्ष 1985 से 1990 तक ये हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना रही। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत हुई। साथियों, वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हो गया। उसके बाद सरकार जो बनी है वो बनी है प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। तो उन्होंने वर्ष 1985 से 90 तक जो पीएम रहे थे, उस समय उनका जो कार्यकाल था वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे। और उन्होंने जो प्लान तैयार किया गया, उनके जो ये प्लान थे वो थे साथियों इन्होंने प्रौद्योगिक 7वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने प्रौद्योगिक के उपयोग और माध्यम औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। एक अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु रोजगार सृजन शामिल किए इन्होंने। बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए एक मजबूत आधार किया गया। जैसे ही हमारी छठी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह सफल हो गई, तो उसी के आधार पर हमारी 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उस पर भी जोर दिया गया। गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पादक उपयोग और भारत में को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकताओं के बल पर जोर दिया गया। इन्होंने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित किया गया। साथियों, इसका जो लक्ष्य था वो था 5% का, इसका जो लक्ष्य था वो था 5.0%, लेकिन इन्होंने जो विकास दर हासिल की थी वो थी 6.0%। तो ये भी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी, वो भी पूरी तरह सफल रही। साथियों, अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जैसे ही 8वीं पंचवर्षीय योजना आनी थी, उससे पहले 2 वर्ष के लिए उन्होंने वार्षिक योजना बनाई। ये थी हमारी वर्ष 1990 से वर्ष 1992 तक। आपने देखा 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश, 2 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान और फिर 2 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं। तो साथियों, 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद में वर्ष 1990 से 91 1 वर्ष के लिए, फिर वर्ष 1991 से 92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में मनाया गया। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता को भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या के निपटने के लिए भारत में उदारीकरण व निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई।
तो वार्षिक योजना, कौन सी वार्षिक योजना में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई? तो साथियों ये थी वर्ष 1990 से वर्ष 1992 तक। अब जैसे ही मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 2 वर्ष के लिए फिर से योजनाएं शुरू की गई। बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। आठवीं पंचवर्षीय योजना की, तो साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी शुरुआत तो उसका वर्ष 1990 में होनी थी शुरुआत, लेकिन नहीं हुई। इसकी जो शुरुआत है वो हुई है वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 1997 तक। 5 वर्ष के लिए फिर से ये योजनाएं 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। बात करें 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी योजना के तहत भारत WTO का अध्यक्ष WTO में शामिल हुआ, तो वो हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना। बात करते इसके लक्ष्य की, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन स्थापित करना, बुनियादी ढांचे विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इन्होंने विमुद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं का को शामिल पर जोर दिया। इसका जो लक्ष्य था वो था 5.6%, लेकिन जो इसकी अविश्वसनीय रूपरेखा जो थी, इसका जो विकास दर थी वो 6.8% रही। साथियों इसका जो लक्ष्य था वो 5.6% था, लेकिन इसकी जो विकास दर है वो 6.8% रही। तो ये अपने आप में एक सफल योजना रही। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना रही। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो पदेन प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्र हेतु समर्थन पेशकश किया और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामलों में सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की एक संयुक्त रूपरेखा जो इन्होंने तैयार की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बात करें इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था 7.1% और इन्होंने 6.8%। 7.1% इसका लक्ष्य था और 6.8% इसका जो लक्ष्य को हासिल कर पाई। इस योजना का जो मेन ही एकमात्र उद्देश्य था वो था गरीबी के पूर्ण उन्मूलन, गरीबी हटाओ का इन्होंने। बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना ये थी वर्ष 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की विशेषताओं में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इन्होंने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास का लक्ष्य रखा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 8% GDP विकास दर। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों को रोजगार सृजन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इन्होंने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को समाप्त किया। इसका जो लक्ष्य था वो था 8.1% और वृद्धि दर जो हुई है कुल 7.6%। बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया वर्ष 2009 में। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि शिक्षा का अधिकार किस वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। बात करें
तीव्र और अधिक समावेशी विकास, इसकी जो मुख्य धारा थी, जो मुख्य कार्य था, मुख्य योजना जो थी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की है 11वीं पंचवर्षीय योजना की? सी रंगराजन। बात करें इनमें वर्ष 2009 तक सभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के जोर दिया गया, सभी को स्वच्छ जो जल है उसे उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इसका जो लक्ष्य था वो 9% था, विकास दर जो हुई वो मात्र 8% हुई। बात करते हैं अपनी अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी धारणाएं विकास। बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचों परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। बिजली के लिए स्कूलों में प्रवेश संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल के अंतर दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्रांति को बढ़ावा, हरित क्रांति पर भी जोर दिया गया। बात करें इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि थी वो मात्र 8% हुई, जबकि 9% होनी थी। साथियों ये थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से जो वर्ष 2017 तक चली। साथियों जैसे ही 2014 में मोदी सरकार बनी, मोदी सरकार ने इस योजनाओं का बहिष्कार किया और उन्होंने इस योजना का बहिष्कार करने के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग की स्थापना की। साथियों 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम निरंतर कर रहा है, जिसमें अलग अलग प्लान हैं, उसमें 5 वर्ष का कोई प्लान नहीं है। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास पंचवर्षीय योजना पर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। साथियों पंचवर्षीय योजना से अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो भी मेन पॉइंट थे, जो भी मेन की थी, वो मैंने आप सभी को बताई है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।